हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान अध्ययन की जो महत्वपूर्ण हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम बीकानेर राजवंश और चौहान पढ़ने वाले हैं, यानी राठौड़ और चौहान। राठौड़ और चौहानों का जो इतिहास है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बीकानेर के जो चौहान हैं और बीकानेर के जो राठौड़ हैं और चौहानों का जो इतिहास है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करें। और पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। बिना देर के चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बीकानेर के जो राठौड़ हैं, राव बीका और बीकानेर राजवंश का जो उदय है उसमें सबसे पहले जो राठौड़ वंश है बीकानेर का, उसकी जो कुलदेवी है कुलदेवी, और कुलदेवी का नाम है करणी माता। कुलदेवी का नाम क्या है? कुलदेवी का नाम है करणी माता। और ये राठौड़ों की, बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी है। और बीकानेर का जो प्राचीन नाम है, बीकानेर का प्राचीन नाम, और बीकानेर का जो प्राचीन नाम है, महाभारत काल में इसको जांगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जांगल। और जांगल प्रदेश के अंतर्गत एक तो जांगल प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर और नागौर, बीकानेर, नागौर और फलोदी, ये जांगल प्रदेश के अंतर्गत जो बीकानेर, नागौर और फलोदी ये जो क्षेत्र था ये जांगल प्रदेश के अंतर्गत था। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या थी? तो राजधानी आपसे पूछे तो जांगल प्रदेश की राजधानी वो थी अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर वर्तमान कहाँ है? वर्तमान है नागौर के अंदर। तो कुलदेवी कौन है राठौड़ों की? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है करणी माता। और प्राचीन नाम जो बीकानेर प्रदेश है, बीकानेर का जो राजवंश था वहां पे जो प्राचीन नाम था वो था जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर, नागौर और फलोदी ये क्षेत्र शामिल था इसमें। और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, इसकी राजधानी थी। तो ये मोटे मोटे तौर पे जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। और इसके बाद में देखिए, सबसे पहले इसमें राव बीका ने शुरुआत की थी, राठौड़ राजवंश की नींव डाली थी बीकानेर के अंदर। राव बीका ने 1465 से 1504 ईस्वी तक राव बीका का शासन रहा। और राव बीका कौन था? तो राव बीका राव जोधा का पुत्र था। राव जोधा का पुत्र, और राव जोधा का पुत्र था राव बीका। और कौन सा? ये छोटा जो पुत्र था, दूसरा 2 नंबर का पुत्र था, ये 2 नंबर का पुत्र था। इसने क्या किया कि अपने पिता के तानों से परेशान होकर के घर छोड़ के निकल चुका राव बीका। और राव बीका किसके साथ गया? एक तो चाचा थे इनके, चाचा का नाम था कांदल। क्या नाम था? चाचा थे कांदल। और एक छोटा भाई था, और छोटे भाई का नाम था बीदा। क्या नाम था? बीदा। यानी कि अपने पिता के तानों से परेशान होकर के राव बीका है वो ये जोधपुर छोड़ करके निकल चुका था। इसके साथ में चाचा कांदल के साथ में और छोटे भाई बीदा के साथ में। छोटे भाई का नाम था बीदा और चाचा का नाम था कांदल। ये नाम है कांदल। चाचा का नाम था कांदल और छोटे भाई का नाम था बीदा। ये छोटा भाई है बीदा। और दोनों के साथ में कब निकला? ये निकला 1465 ईस्वी में। कब निकला ये? 1465 ईस्वी में जोधपुर से निकल गया था। और राठौड़ वंश की स्थापना इसने की थी बीकानेर के अंदर 1465 के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। कहते हैं कि करणी माता का आशीर्वाद से इन्होंने 1488 ईस्वी में, कब? 1488 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। और किसके साथ मिलकर के? एक नेरा जाट है, नेरा जाट
के साथ मिलकर के बीकानेर नगर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया था। बीकानेर को ही अपनी राजधानी बनाया था। और किसके साथ मिलकर के? नेरा जाट के साथ मिलकर के राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया करनी माता के आशीर्वाद से। तो ये आपको याद रखना है। और जो बीकानेर की स्थापना है, बीकानेर की स्थापना हुई थी अक्षय तृतीया के दिन। कब हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन। और अक्षय तृतीया को ही बीकानेर में क्या मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को ही बीकानेर के अंदर पतंग महोत्सव, कौन सा महोत्सव? पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है बीकानेर के अंदर। जाट सरदार ये नेरा जाट था, इसके सहयोग से बीकानेर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में। और जांगल प्रदेश, पुराना नाम, प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, और करनी माता का आशीर्वाद था, तो इसलिए करनी माता का इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था। और ये मंदिर कहाँ बनाया था? देशनोक के अंदर। तो देशनोक में इन्होंने करनी माता का क्या बनाया? मंदिर का निर्माण करवाया था राव बीका ने। और इसके अलावा राव बीका ने जोधपुर के उस समय के शासक थे राव सूजा। कौन था? राव सूजा। राव सूजा पर आक्रमण किया और उससे जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, राव सूजा से राजकीय जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह को छीन करके लाए थे। राजकीय चिन्ह को छीन करके बीकानेर लेकर आए थे। कौन? राव बीका। और इसके अलावा जो बीका है, उन्होंने विवाह किया था किसके साथ में? पुंगल की राव शेखा की पुत्री के साथ में, शेखा की पुत्री के साथ में इन्होंने विवाह किया था। तो ये आपको याद रखना है। और जब उन्होंने स्थापना की थी, जब उन्होंने यहाँ पे राठौड़ वंश की स्थापना की थी, जब यहाँ पे बीकानेर के अंदर, तो उस समय पे बीकानेर के अंदर है वो एक तो भाटी यानी भाटियों का और चौहानों का, भाटी चौहान, और ये खींची जाति होती है यानी कि खींचियों का, और इसके अलावा जो कायम खानी होते हैं, यानी ये गुट थे कुछ, ये स्थानीय शक्तियां थी। और इन स्थानीय शक्तियों को हरा करके, इनके फूट का जो लाभ उठा करके राव बीका ने यहाँ पे बीकानेर जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी बीकानेर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। दोबारा देख लीजिए एक बार। राव बीका बीकानेर का राजवंश में कुलदेवी है बीकानेर के राठौड़ों की करनी माता, और प्राचीन नाम इसका है जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश के अंतर्गत है बीकानेर, नागौर और फलोदी। और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, वर्तमान नागौर। बीकानेर ने क्या किया था? बीकानेर ने अपने पिता के तानों से परेशान होकर के 1465 ईस्वी में घर से निकला। चाचा कांदल और छोटे भाई बीदा के साथ निकला 1465 ईस्वी में, और राठौड़ वंश की स्थापना की। बीकानेर के अंदर पहले से ही भाटी, चौहान, खींचियों और कायम खानी, इनका जो ये छोटे जो स्थानीय जो शक्तियां थी, इनका वर्चस्व था। और इनकी फूट का लाभ उठा करके राव बीका ने बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की। उसके बाद में 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी नेरा जाट के साथ मिलकर के। नेरा जाट यानी कि इन दोनों के नाम पे ही बीकानेर नाम पड़ा था, और बीकानेर को ही अपनी राजधानी बनाया था। और बीकानेर की स्थापना है वो अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। और अक्षय तृतीया को पतंग महोत्सव है वो भी मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। और करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, इसलिए करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में, राव बीका ने इसका निर्माण करवाया। और जोधपुर में उस समय राव सूजा का शासन था, तो राव सूजा को आक्रमण किया, राव सूजा पर, और राजकीय चिन्ह वहां से उनसे छीन करके बीकानेर लाए थे। इनका विवाह है जो पुंगल राज्य की जो राव शेखा की पुत्री है, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो उम्मीद है ये महत्वपूर्ण जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। और अब आगे चलते हैं राव बीका के बाद में राव लूणकर्ण। राव लूणकर्ण का जो काल है वो था 1505 से 1526 ईस्वी।
और राव लूणकरण कौन था? तो राव लूणकरण है वो राव बीका का छोटा भाई था, छोटा पुत्र था। राव बीका का छोटा पुत्र कौन था? राव लूणकरण। और राव लूणकरण है वो को कलयुग का कर्ण कहा गया है। और ये कलयुग का जो कर्ण है ये किसमें कहा गया है? तो बिट्ठू सूजा के जो ग्रंथ है, एक बिट्ठू सूजा का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? राव जेतशिरो छंद। बिट्ठू सूजा का ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है राव जेतशिरो छंद। राव जेतशिरो छंद ये एक ग्रंथ का नाम है, और ये ग्रंथ किसका है? बिट्ठू सूजा का है। और इसी ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। बिट्ठू सूजा का ग्रंथ है और राव जेतशिरो छंद अत्यधिक दानवीर था ये राव लूणकरण, इसलिए इसको कलयुग का कर्ण कहा गया, क्योंकि महारथी कर्ण है वो भी दानवीर, अत्यंत दानवीर था। और इसके अलावा राव लूणकरण के बारे में देखिए, एक और ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद्र वसोत कीर्तन काव्यम ग्रंथ है। और करमचंद्र वसोत कीर्तन काव्यम ग्रंथ ये ग्रंथ है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो है जयसोम। करमचंद्र वसोत कीर्तन काव्यम ग्रंथ है, इसके रचयिता है जयसोम। और इसी ग्रंथ में जो राव लूणकरण है इसकी तुलना की गई है कर्ण से। इससे दानवीर कर्ण से इसकी तुलना की गई है। तो दो ग्रंथ है ये आपको याद रखने हैं, जिसमें दानवीर कर्ण के साथ में इसकी राव लूणकरण की है वो तुलना की गई है। और इसके अलावा राव लूणकरण ने एक तो लूणकरणसर शहर है, और लूणकरणसर शहर और झील दोनों का निर्माण है वो राव लूणकरण ने करवाया था। शहर एवं झील का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया था। और इसके अलावा राव लूणकरण ने नागौर के शासक का नाम क्या था? नागौर के शासक का नाम था मुहम्मद खां। क्या नाम था? मुहम्मद खां। और इस मुहम्मद खां को हराया था, झील का निर्माण करवाया, शहर का निर्माण किया और मुहम्मद खां को हराया था। ये नागौर का शासक था मुहम्मद खां, इसको राव लूणकरण ने हराया था। और 1556 ईस्वी में 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में जब ढोसी का युद्ध हुआ था, और इस ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब थे, और नारनौल के जो नवाब थे, उनका नाम था अब्बी मीरा से लड़ते हुए वो मारे गए थे। कौन? राव लूणकरण। तो लूणकरण सर शहर और झील का निर्माण है वो राव लूणकरण ने करवाया था, और नागौर शासक मुहम्मद खां को इन्होंने हराया। और 1526 ईस्वी में ढोसी का युद्ध हुआ, जिसमें नारनौल के नवाब अब्बी मीरा से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे राव लूणकरण। कलयुग के कर्ण इनको कहा गया है बिट्ठू सूजा के ग्रंथ राव जेतशिरो छंद में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में राव जेतसी और राव जेतसी 1526 ईस्वी में जब इनका ये मारे गए राव लूणकरण, उसके बाद में राव जेतसी 1526 से लेकर के 1541 ईस्वी तक शासन किया था राव जेतसी ने। राव जेतसी
1534 ईस्वी में हुमायूं के भाई कामरान को हराया था और 1541 ईस्वी में मालदेव साहिबा का जो पाहिबा और साहिबा का युद्ध हुआ था, इसके विरुद्ध मृत्यु हुई थी। और उससे अलावा जो राव जैतसी है, राव जैतसी एक खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और उस खानवा के युद्ध हुआ था, उसमें अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। किसको भेजा था? बेटे कल्याणमल को भेजा था। राव जैतसी 1526 ईस्वी में शासक बनता है। खानवा का युद्ध होता है, उसमें बेटे कल्याणमल को भेजता है। और जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं बिट्ठू सुजा, इसका ग्रंथ राव जैत शिरोछंद, जिसमें राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। ये बिट्ठू सुजा है, वो राव जैतसी का दरबारी कवि था। ये दरबारी कवि था किसका? राव जैतसी का ये दरबारी कवि था बिट्ठू सुजा। इसके अलावा ये हुमायूं के भाई कामरान, जो बाबर का पुत्र था। कौन था कामरान? ये बाबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र था। 1534 ईस्वी में पटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था कामरान ने। 1534 ईस्वी में ये कामरान ने अधिकार किया था बटनेर दुर्ग पर। राव जैतसी ने दोबारा से आक्रमण करके बटनेर को जीता। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो राव जैत शिरोछंद, जो बिट्ठू सुजा का ग्रंथ है, राव जैत शिरोछंद, इसमें मिलता है। तो इस युद्ध का जो वर्णन है, ये याद रखना, बिट्ठू सुजा के ग्रंथ राव जैत शिरोछंद में मिलता है। और पाहिबा और साहिबा का जो युद्ध होता है, इसमें राव मालदेव के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये राव जैतसी के बारे में। इसके बाद में देखिए राव कल्याणमल। और राव कल्याणमल का जो कार्यकाल है वो था 1541 से लेकर के 1573 ईस्वी तक का जो काल है वो राव कल्याणमल का काल था। 1570 ईस्वी में जो नागौर दरबार लगा था, उसमें इसने अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की, राव कल्याणमल ने। और राव कल्याणमल है वो जैतसी का पुत्र था। और जब जैतसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद में कल्याणमल है वो शेरशाह सूरी, यानी किसके पास चला गया? शेरशाह है सूरी के पास चला गया था। ये आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी के दरबार में गया था। और गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी की मदद भी की थी। किस युद्ध में? गिरी सुमेल युद्ध। और गिरी सुमेल युद्ध में इसने सहायता की थी शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने इसको बीकानेर का शासक बनाया था। इसी वजह से बनाया था क्योंकि इसने सहायता की थी शेरशाह सूरी की गिरी सुमेल युद्ध में। तो सहायता की तो शेरशाह सूरी ने इनको शासक बना दिया बीकानेर का। और 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगा, उसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इसमें अधीनता स्वीकार की थी और साथ में अपनी पुत्री का जो विवाह अकबर के साथ में किया था। पुत्री का जो विवाह है वो अकबर के साथ में किया था। इसके साथ में? अकबर के साथ में। 1570 में नागौर दरबार में पहले तो अधीनता स्वीकार की अकबर की, उसके बाद में संबंध स्थापित किए, यानी अपनी पुत्री का जो विवाह है वो अकबर के साथ में किया। और साथ में इनके दो पुत्र भी थे, पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह, उनको अकबर के दरबार में भेज दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी दो पुत्र थे। और पहला तो था पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरे का नाम है राय सिंह है। पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह हैं, इन दोनों को अकबर के दरबार में भेजा था। ये राव कल्याणमल ने।
और बीकानेर का ऐसा शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। आपसे पूछे कि बीकानेर का ऐसा शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो उसमें नाम आएगा राव कल्याणमल का। 1541 से 1574 ईस्वी। और उसके बाद में महाराजा राय सिंह है, राव राय सिंह है, 1574 से 1612 ईस्वी तक का काल महाराजा राय सिंह का काल। राजपूताना का कर्ण। और जो राय सिंह है, महाराजा राय सिंह ने अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, यानी कि दो मुगल शासकों की सेवा, अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, इन दोनों की सेवा की थी। और 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में ये भी सम्मिलित हुए थे। 1570 के जो नागौर दरबार लगा, उसमें ये भी सम्मिलित हुए थे नागौर दरबार में, और अकबर की सेवा में चले गए थे। और इनको अकबर ने क्या किया, यहाँ नागौर दरबार में जब अधीनता स्वीकार की तो 4000 का जो मनसब है वो मिला, इनको सौंप दिया। 4000 का मनसब दिया था, 4000 का मनसब इनको दिया गया। यानी कि 1570 में जब नागौर दरबार लगा था, उसमें राव राय सिंह है, महाराजा राय सिंह, वो भी गए थे और अधीनता स्वीकार की थी। और अधीनता स्वीकार करने पर उनको 4000 का मनसब भी प्राप्त हुआ था नागौर दरबार के अंतर्गत। और इसके बाद में देखिए, इसके अलावा राय सिंह ने क्या किया था, तो राय सिंह के 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था, राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंपा था। जोधपुर दुर्ग सौंपा था 1572 ईस्वी में। और किसने सौंपा, अकबर ने सौंपा था, क्योंकि अकबर के अधीन था, ये अकबर के अधीन था। तो अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग सौंपा था राव राय सिंह को। और 1574 ईस्वी में महाराजा धीराज, ये उपाधि भी मिली थी इनको। महाराजा धीराज की उपाधि के साथ में ही ये शासक बने थे। महाराजा धीराज की उपाधि के साथ ये 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक बनते हैं। उससे पहले 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में सम्मिलित हुए, 4000 का इनको मनसब प्राप्त हुआ। 72 में जोधपुर दुर्ग सौंपा गया इनको अकबर के द्वारा। और 74 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ में ये बीकानेर के शासक बनते हैं। इसके अलावा जो महाराजा राय सिंह है, 1574 ईस्वी में ही जो चंद्रसेन का दमन करने के लिए अकबर के मुगल सेना के साथ गए थे। ये चंद्रसेन का दमन करने के लिए मुगल सेना के साथ भी गए थे। महाराजा धीराज की उपाधि के साथ ये शासक बने, और शासक बनते ही चंद्रसेन का दमन करने के लिए मुगल सेना के साथ इनको भेज दिया गया था। यानी जब अधीनता स्वीकार की है तो मुगलों की हर बात है वो मुगलों की सहायता, सब कुछ मानना इनको पड़ेगा ही। और 1593 ईस्वी में बुरहान मुल्क के विरुद्ध भी दनियाल के जो ठट्टा अभियान में गए थे। इसके अभियान में दनियाल के ठट्टा अभियान में भी गए थे। और इसके अलावा काबुल और कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान में भी इन्होंने सैन्य अभियान किए थे। तो ये सैन्य अभियान किए थे। और 1593 ईस्वी में बुरहान मुल्क में दनियाल अभियान के अंतर्गत, ठट्टा अभियान के अंतर्गत ये गए थे। दनियाल के ठट्टा अभियान में गए थे और काबुल, कंधार, बलूचिस्तान में सैन्य अभियान इन्होंने किए थे। इसके अलावा महाराजा राय सिंह ने 1600, जो अकबर ने 1604 ईस्वी में
अकबर ने क्या किया था, 1604 ईस्वी में इनको शमशाबाद 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 नूरपुर की जागीर दी थी, इनको जागीर दी थी, और साथ में इनको राय की उपाधि भी दी थी, राय की उपाधि और शमशाबाद नूरपुर की जागीर इनको 1604 ईस्वी में अकबर ने दी थी। किसने दी? अकबर ने इनको दी थी, क्योंकि ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, अकबर के अधीन थे। तो 1604 ईस्वी में शमशाबाद नूरपुर की जागीर इनको प्रदान की गई और राय की उपाधि से इनको नवाजा गया। किसने नवाजा? तो अकबर ने इनको नवाजा था। इसके अलावा महाराजा राय सिंह है वो राजपूताना में जहांगीर के विश्वसनीय थे। किसके विश्वसनीय? जहांगीर के। तो जहांगीर के विश्वसनीय थे, तो इसलिए इनको जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया था। 5000 का मनसबदार बनाया था जहांगीर। ये जहांगीर के विश्वसनीय थे, यानी कि राजपूताने में सबसे विश्वसनीय जहांगीर के महाराजा राय सिंह थे, इसलिए इनको 5000 का मनसबदार भी बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। और इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण मंत्री का नाम है करमचंद, और इस करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग, और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो 1589 से 1594 ईस्वी, यानी ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। किसकी देखरेख में? मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। और इसी जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण भी करवाए, और साथ में सूरजपोल द्वार है, द्वार का क्या नाम है? सूरजपोल। और इस सूरजपोल जो द्वार है, इस सूरजपोल जो द्वार है उसके ऊपर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। क्या लिखवाया था? राय सिंह प्रशस्ति जयिता से लिखवाया था। जयिता से राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। तो ये काम है वो मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 1594 के बीच मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ, और जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर जयिता से राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी। इसने महाराजा राय सिंह ने। और इसके अलावा महाराजा राय सिंह ने जब अकाल पड़ा, बीकानेर के अंदर अकाल का समय था, तो उस अकाल के समय में इन्होंने जगह जगह सदावर्त खोले, यानी कि भंडारों की तरह सदावर्त खोले। और पशुओं के लिए, जब अकाल पड़ा बीकानेर के अंदर, तो सदावर्त खोले, और पशुओं के लिए इन्होंने जगह जगह पर चारे पानी की व्यवस्था भी की थी महाराजा राय सिंह ने। और इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। राजपूताने का कर्ण, और राजपूताने का कर्ण किसने कहा है? तो वो कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। और पहले हमने एक ग्रंथ का जिक्र किया था, करमचंद्र वसो कीर्तन काव्यम, जिसके रचयिता जयसोम थे। और इस ग्रंथ में इनको महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा है। क्या कहा है? राजेंद्र कहा है इस ग्रंथ के अंतर्गत। करमचंद्र वसो कीर्तन काव्यम, जिसके रचयिता जयसोम है, और इस जयसोम में इनको राजेंद्र कहा है महाराजा राय सिंह को। और अब पुस्तकों की बात करते हैं। पुस्तकों में देखिए, एक किताब है राय सिंह महोत्सव, और इस राय सिंह महोत्सव में
रायसीय महोत्सव में, ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और इस रायसीय महोत्सव में जो महाराजा राव सिंह थे, राव सिंह से लेकर के महाराजा राय सिंह इस यानी कि राव सिंह से लेकर के महाराजा राय सिंह तक का जो इतिहास है वो रायसीय महोत्सव पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके अलावा पुस्तकें जिसमें वेदक वंशावली और पाल बोधिनी और इसके अलावा ज्योतिष रत्नमाला या फिर रत्नाकर। तो ये जो पुस्तकें हैं, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, ज्योतिष रत्नमाला या रत्नाकर, इससे संबंधित है तो महाराजा राय सिंह से संबंधित है। और महाराजा राय सिंह की 1612 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? बुरहानपुर में। बुरहानपुर कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काल महाराजा राय सिंह का, कल्याणमल और महाराजा राय सिंह हमने देखे हैं। इसके बाद में महाराजा कर्ण सिंह है, महाराजा राव कर्ण सिंह है। और इससे पहले दलपत सिंह भी, महाराजा सूर सिंह भी आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण की जो बात कर रहे हैं उसमें महाराजा राव कर्ण सिंह है। और कर्ण सिंह का जो काल है वो 631 से लेकर के 616 महाराजा कर्ण सिंह का जो काल है वो 1631 से लेकर के 1669 ईस्वी तक का काल है, वो महाराजा राव कर्ण सिंह का था, महाराजा कर्ण सिंह का। और महाराजा कर्ण सिंह ने एक तो शाहजहां जो मुगल बादशाह था, शाहजहां, और इसके बाद आए औरंगजेब। यानी इन दोनों की जो सेवा है वो महाराजा राव कर्ण सिंह ने की है, महाराजा कर्ण सिंह ने। और इसके अलावा इनको जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई है, जांगलधर बादशाह कहा गया है। एक सुक सप्तशती ये ग्रंथ है, सुक सप्तशती, जिसके लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं चिंतामणि भट्ट, और इसके लेखक है चिंतामणि भट्ट। और इस सुक सप्तशती जो ग्रंथ है इसमें इनको जांगलधर बादशाह की संज्ञा दी गई है। किसको? राव कर्ण सिंह को। और इसके अलावा राव कर्ण सिंह ने एक साहित्य की भी रचना की थी। राव कर्ण सिंह ने एक साहित्य की रचना की थी, और उस साहित्य का नाम क्या है? तो साहित्य का नाम है कल्पद्रुम। इस कल्पद्रुम साहित्य की रचना राव कर्ण सिंह ने की थी। और इनके दरबारी जो विद्वान थे, दरबारी विद्वानों में गंगानद मैथिली, इन्होंने कर्णभूषण, ये ग्रंथ का नाम है कर्णभूषण। और इसके अलावा काव्य डाकिनी, और इन ग्रंथों की रचना है वो ये गंगानंद मैथिली। तो इनके दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिली, कर्णभूषण व काव्य डाकिनी ग्रंथों की रचना की थी। औरंगजेब और शाहजहां के ये सेवा में रहे। साहित्य कल्पद्रुम की इन्होंने रचना की थी। जांगलधर बादशाह की इनको संज्ञा दी गई है, किसमें? सुक सप्तती में। चिंतामणि भट्ट का ये ग्रंथ है। एक अनोखा युद्ध हुआ था इनके काल में। नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के जो कर्ण सिंह हैं, इनके बीच में जाखनिया गांव की सीमा के ऊपर ये मतीरे की राड़ के रूप में इनको बोला जाता है। 1644 ईस्वी को हुआ। कारण क्या था? नागौर यानी कि जो अमर सिंह के साथ में सीमा विवाद को लेकर के जाखनिया गांव की सीमा के ऊपर ये मतीरे की राड़, विश्व प्रसिद्ध है मतीरे की राड़,
नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के बीच में ये हुआ था। तो ये राव करण सिंह के बारे में। अब देखिए कल्चर में जो राठौड़ों का जो कल्चर है, राठौड़ों का जो कल्चर है उसमें मेहरानगढ़ और चांद बावड़ी का निर्माण हुआ था और जूनागढ़ का निर्माण इधर बीकानेर के जो राठौड़ है उन्होंने करवाया था। जो जोधपुर के राठौड़ है उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण और चांद बावड़ी का निर्माण। आपको कमेंट में ये बताना है कि इस चांद बावड़ी का जो निर्माण है वो किसके शासन काल में हुआ था। इसके शासन काल में ये चांद बावड़ी का निर्माण है वो हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इन्हीं के काल में ये जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनमें मोहनोद नैनश्री ख्यात ये लिखी थी। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो बीकानेर के समय हुआ। बीकानेर के राठौड़ों के काल में बिटू सुजा और राय सिंह राव जैत सिरो छंद प्रशस्ति इनकी रचना। तो ये सांस्कृतिक जो विरासत है। इसके अलावा ये देखिए राठौड़ वंश का जो इतिहास केवल युद्धों का नहीं बल्कि भूगोल और कूटनीति के संतुलन का भी इतिहास है। 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना होती है। उसके बाद में 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना होती है। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगता है। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। तो ये एक वृक्ष शाखा की तरह ये राठौड़, ये हमने ये है कुछ और डिटेल की साथ में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। राव राय सिंह हैं और करण सिंह जिन्हें ये जंगल शुक्र सप्तति चिंतामणि भटका है। 1658 ईस्वी का करण सिंह। उसके बाद में बात करते हैं शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए। शाकंभरी चौहानों का सबसे पहले शाकंभरी के चौहान यानी कि राठौड़ हम पढ़ चुके हैं। अब चौहानों की बात कर लेते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के मत में सबसे पहले अग्निकुंड सिद्धांत, ये अग्निकुंड या जो वंशावली है उसके आधार पर अग्निकुंड दिया है। वंशावलियों के आधार पर और कुछ ख्यात है उनके आधार पर सूर्यवंशी GH ओझा यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी माना है। चंद्रवंशी है वो अंचलेश्वर शिलालेख में इनको चंद्रवंशी बताया गया है। दशरथ शर्मा इनको ब्राह्मण बताते हैं। तो जो चौहान है शाकंभरी के चौहान ब्राह्मण दशरथ शर्मा ने बताया है। अग्निकुंड का सिद्धांत है उसमें वंशावलियों और ख्यातों में उनको अग्निकुंड का जो अग्निकुंड है उनसे उत्पन्न हुए बताया जाता है। सूर्यवंशी GH ओझा ने बताया है। चंद्रवंशी अचलेश्वर शिलालेख में इनको बताया है। तो शाकंभरी जो शासक अजमेर का जो उदय होता है उसमें प्रारंभिक शासकों से हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के ये संस्थापक है। 551 ईस्वी में शासक बनते हैं और इन्होंने सांबर झील का निर्माण, सांबर झील जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का ये निर्माता इनको बताया जाता है वासुदेव चौहान को। और ये मूलतः गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? मूलतः गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इसके बाद में गुवक प्रथम चौहानों को स्वतंत्र करवाया। उसके बाद में विग्रहराज द्वितीय चालुक्य शासक मूलराज को हराया था इन्होंने और भड़ोच में आशापुरा माता मंदिर भी बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोविंद तृतीय पृथ्वीराज विजय में वेरीघट यानी शत्रु संहारक कहा गया इनको। और गजनी के आक्रमण के जो गजनी से आक्रमण हुए थे उनको गोविंद तृतीय ने रोका था। तो रोकने का काम गोविंद तृतीय ने किया था। पृथ्वीराज विजय में वेरीघट यानी कि शत्रु संहारक कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शत्रु संहारक वेरीघट किसको कहा जाता है? तो गोविंद तृतीय को कहा जाता है, गोविंद राज तृतीय। उसके बाद में आते हैं अजय राज। 1105 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक अजय राज का काल है। और अजय राज 1113 ईस्वी में अजय मेरू यानी कि अजमेर शहर बसाया था अजय राज ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके समय चांदी और तांबे के अजय प्रिय द्रुम
ये सिक्के चलाए गए थे जिनका नाम था अजय प्रिय द्रुम। रानी सोमलवती का नाम अंकित है अजय प्रिय द्रुम। इस प्रकार के चांदी के सिक्के, इनके अजय प्रिय द्रुम, इन जो नाम के चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के, इनके काल में चले थे अजय राज के इसमें। और शैव धर्म से थे ये, जैनों के प्रति सहिष्णु, यानी कि पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था इन्होंने अजय राज ने। 1105 से 1113 ईस्वी तक का जो काल है वो अजय राज का। उसके बाद में अर्णोराज का काल 1133 से 1155 ईस्वी का काल। तुर्कों और मालवा शासकों को इन्होंने हराया था। कुमारपाल चालुक्य से ये खुद हार गए थे, लेकिन तुर्कों को हराया, मालवा शासकों को हराया। इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, और वराह मंदिर जो पुष्कर के अंदर है उसका निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया था। तो ये लाइन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देवबौद्ध और धर्मबौद्ध ये विद्वान थे, ये अर्णोराज। देवबौद्ध और धर्मबौद्ध के ये विद्वान थे। उसके बाद में देखिए विग्रहराज चतुर्थ विशल देव 1158 से 1163 ईस्वी। पादलक्ष का श्रवण काल, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ को ही पादलक्ष कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशल देव चौहान 1158 से लेकर के 1163 ईस्वी का। इन्होंने दिल्ली जीतने वाले प्रथम चौहान शासक थे, यानी कि तोमर शासक को इन्होंने हराया था। और तोमर शासक कौन था? तो तोमर शासक था तंवर। और गजनी के खुसरो शाह को भी इन्होंने हराया था। दिल्ली जीतने वाले प्रथम चौहान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। दिल्ली जीतने वाले प्रथम चौहान विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशल देव चौहान। तोमर वंश, जो तोमर वंश के तंवर थे, उनको हराया था। गजनी के खुसरो शाह को हराया। इनकी उपाधि कवि बांधव की उपाधि जानक भट्ट द्वारा दी गई, कवि बांधव की उपाधि। और इनका ग्रंथ है हरिकेली, ये एक नाटक है। और दरबारी कवि थे सोमदेव, जिनका ग्रंथ है ललित विग्रहराज, ये इनका ग्रंथ है। इसके अलावा स्थापत्य में देखिए संस्कृत पाठशाला इन्होंने बनवाई थी, जो कालांतर में उसमें 2.5 दिन का जोपड़ा था और बाद में ये मस्जिद बनी। संस्कृत पाठशाला इन्होंने बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। और दीवारों पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी उत्कीर्ण है उसमें। बिशलपुर कस्बा और बिशलपुर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इतिहासकार मत के अनुसार दशरथ शर्मा कहते हैं कि महानता निर्विवाद सफल सेनापति और साहित्य प्रेमी, यानी कि इनको कहा गया है, यानी कि एक सफल सेनापति थे और साहित्य प्रेमी थे दशरथ शर्मा के अनुसार। और किलहॉर्न के अनुसार कालिदास और भवभूति से इनकी तुलना की गई है। किलहॉर्न ने इनकी कालिदास और भवभूति से तुलना की है। किसकी? विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशल देव चौहान की। इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी, 11 वर्ष की आयु में शासक बने। सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज, और लगभग इन्हीं से है वो क्वेश्चन परीक्षा में टपकता है। सैन्य विजय में देखिए 1182 ईस्वी में बंडाणकों का दमन किया था सतलज क्षेत्र के अंदर, और महोबा के चंदेल शासक प्रमादी देव को हराया था। आला और उद्दल जो वीर सेना नायक थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे इस महोबा के युद्ध के अंदर। महोबा चंदेल शासक प्रमादी देव को हरा करके पृथ्वीराज तृतीय जो आला उद्दल वीर सेना नायक थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद त्राइन का युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारे थे खुद। तुर्क सत्ता का उदय हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जो इनको बंदी बना लिया था पृथ्वीराज तृतीय चौहान को 1192 में द्वितीय युद्ध। इनके दरबारी विद्वानों में एक तो जयानक थे जयानक पृथ्वीराज विजय जिनका ग्रंथ है, एक था चंद्रप्रदायी जिनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद में देखिए एक संयोगिता की कहानी पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित, यानी कि जो जयचंद थे, कनौज के शासक जयचंद ने राष्ट्रीय युग यानी कि एक संयमवर किया था और पृथ्वीराज को उसमें नहीं बुलाया। पृथ्वीराज को बुलाया नहीं तो, लेकिन द्वारपाल के रूप में उनकी मूर्ति लगाई थी। संयोगिता ने क्या किया कि उस मूर्ति को ही वरमाला पहना दी थी।
पृथ्वीराज को बुलाया नहीं, लेकिन द्वारपाल पर मूर्ति लगवा दी। और संयोगिता ने क्या किया कि उस मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। तो पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण किया और अजमेर ले जाकर के विवाह किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। इस समय जयचंद और पृथ्वीराज में शत्रुता इस वजह से बढ़ गई थी। स्वयंवर किसका था? संयोगिता का स्वयंवर था। जयचंद ने आयोजित किया, पृथ्वीराज को बुलावा नहीं भेजा, लेकिन उनकी बेइज्जती करने के लिए द्वार पर उनकी एक मूर्ति स्थापित कर दी और संयोगिता ने उस मूर्ति को ही वरमाला पहना दी, जिससे पृथ्वीराज ने क्या किया कि संयोगिता का अपहरण किया और अजमेर ले जाकर के विवाह कर लिया था। ऐतिहासिक विवाद में काल्पनिक और मिथक बताते हैं। ये जो कहानी है संयोगिता की कहानी, ये झूठी बताते हैं कौन? डॉक्टर जी.एच. ओझा, आर.एस. त्रिपाठी और एक प्रबंध कोश हमीर महाकाव्य में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन एक इसमें जो काल्पनिक और मिथक बताते हैं इसको। और सत्यता डॉक्टर दशरथ शर्मा सत्य बताते हैं इस कहानी को। सीवी वैद्य बताते हैं, प्रेम जीवन का अंग बता रहे हैं इसको सीवी वैद्य। अबुल फजल ने भी इसका उल्लेख किया है, यानी कि जो ये कहानी है संयोगिता की, इसका उल्लेख है वो अबुल फजल ने भी किया है। उसके बाद देखिए रणथंभौर के चौहान, संस्थापक गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों यानी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। 1194 ईस्वी में ये स्थापना करते हैं रणथंभौर में गोविंदराज। और उसके बाद में हमीर देव 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी इसकी नीति थी दिग्विजय, यानी कि दिशाओं को जीतना। चारों दिशाओं में इनका राज फैले। मेवाड़ के समर सिंह को इन्होंने हराया था। किसने? हमीर देव चौहान ने किसको हराया? मेवाड़ के समर सिंह को। और अलाउद्दीन खिलजी से भी संघर्ष हुआ था। कारण था मंगोल विद्रोहियों यानी कि मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण इन्होंने दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इनका संघर्ष हुआ था। और 1299 ईस्वी में हमीर ने तुर्क सेना को हराया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन का स्वयं आक्रमण इनको झेलना पड़ा था। और विश्वासघात किसने किया इस युद्ध में? रणमल और रतिपाल। दुर्ग के लालच में इन्होंने ये विश्वासघात कर लिया था हमीर देव के साथ में, जिसके अंतर्गत ये हमीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और रानी रंगदेवी ने जौहर किया था दासियों के साथ मिलकर के। ये रणथंभौर का प्रथम जौहर है, रणथंभौर का प्रथम जौहर। और साहित्यिक स्रोतों में देखिए हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी का है और हमीर रासो जोधराज का लिखा गया है। हमीर हट ये चंद्रशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है। ये तीनों ग्रंथों को आपको याद रखने हैं। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो मेवाड़ हम पढ़ चुके हैं, मेवाड़ का इतिहास, और आपको बताना है मेवाड़ का प्रथम शाका कब हुआ था। प्रथम शाका कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए जालोर के चौहान। और जालोर के चौहानों में सोनगरा यानी कि जालोर सोनगरा के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल 1181 ईस्वी कीर्तिपाल ने स्थापना की। जालोर के चौहानों में महत्व क्या था? दिल्ली गुजरात मार्ग पर स्थित था जालोर यानी कि सोनगरा। प्रथम कान्हड़ देव 1305 ईस्वी से लेकर के 1311 ईस्वी तक कान्हड़ देव सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। कान्हड़ देव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष भी इनका हुआ था। विवाद था गुजरात जाने का रास्ता। और नैन्सी के अनुसार पुत्र विरमदेव और फिरोजा यानी कि अलाउद्दीन की पुत्री का विवाह प्रसंग, ये कारण था। विवाद इसी पे छिड़ा और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इनका संघर्ष हुआ था। 1305 ईस्वी में मुल्तानी से संधि यानी दिल्ली दरबार और अपमान, ये कोई हिंदू शासक मेरा सामना नहीं कर सकता, ये इनका अपमान हुआ था दिल्ली दरबार के अंतर्गत। इन्होंने क्या किया था? दरबार छोड़ दिया था 1305 ईस्वी में। और प्रमुख युद्धों की बात करें तो 1308 ईस्वी में सिवाना विजय प्राप्त की थी। सिवाना विजय जिसका नाम बदला खेराबाद से। और कमालुद्दीन गुर्ग वहां नियुक्त किया गया। 1311 ईस्वी में जालोर का साका हुआ। दैया सरदार बीका का विश्वासघात और कान्हड़ देव वीरगति को वहां प्राप्त हुआ था। जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया गया था इसके बाद में। अब आगे देखिए
आमेर के कछवाहा। आमेर के कछवाहों में उत्पत्ति बताई गई है। भगवान राम के पुत्र कुश जो कुश लव कुश दे, उसमें कुश के वंशज इनको बताया गया है। कुरम यानी कि कुरम से बने कछवाहा। प्रारंभिक राजधानी इनकी दौसा बड़गुजरों से ली थी। दौसा प्रारंभिक राजधानी थी। 1137 ईस्वी में दुल्हा राय ने मीणों को हरा करके जमुआ रामगढ़ जीता था और 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई थी। उसके बाद में देखिए भारमल 1547 से लेकर के 1573 ईस्वी 1562 ईस्वी में सांबर यानी कि जो मुगल अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत शासक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांबर 1562 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने, भारमल ने, और पुत्री हरकाबाई मरियम उज जमानी का विवाह अकबर के साथ में इन्होंने किया था। जहांगीर इन्हीं का पुत्र है, ये आपको याद रखना है। हरकाबाई का ही पुत्र है जहांगीर, और पुत्र भगवान दास और इनका जो पोता है मान सिंह मुगलों की सेवा में गए थे। तो ये अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत शासक थे। इसके बाद देखिए कछवा भगवान दास व मान सिंह के बारे में। भगवान दास 1573 से लेकर के 1589 ईस्वी यानी कि 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे और 1585 ईस्वी में पुत्री मानबाई का विवाह वो जहांगीर से, जिससे पुत्र है वो खुसरो प्राप्त हुआ था, तो मानबाई का जो विवाह है वो जहांगीर से किया था भगवान दास ने। मानसिंह का देखिए 1589 से 1614 ईस्वी तक 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में गए थे। उपाधि फरजंद, 7000 का मनसब यानी कि सर्वाधिक मनसब इनको दिया गया। फरजंद का मतलब होता है बेटा, फरजंद की उपाधि इनको दी गई। अभियान थे इनके 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान पे गए। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में भी मुगल सेना की तरफ से ये लड़े थे मानसिंह। सूबेदारी इनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल की सूबेदारी दी गई थी और स्थापत्य और साहित्यों में जगत शिरोमणि मंदिर यानी कि रानी कनकावती द्वारा ये जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया गया था। मान चरित्र जो मान प्रकाश पुस्तकालय है मुरादीदान जिसको कहते हैं, इसका निर्माण भी मानसिंह ने करवाया था। अब इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की। सैन्य उपलब्धियों में 1623 ईस्वी में दक्षिण के अंदर मलिक अंबर के विरुद्ध ये अभियान पर गए थे। 1637 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा इनको दी गई थी। उत्तराधिकार युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। बहादुरपुर के युद्ध में शुजा को इन्होंने हराया और बाद में औरंगजेब के पक्ष में ये चले गए थे मिर्जा राजा जयसिंह। शिवाजी और पुरंदर, अब मराठा साम्राज्य बढ़ने लगा था तो पुरंदर की संधि इनके साथ 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी को इन्होंने रोका, कूटनीतिक सफलता प्राप्त की थी, यानी कि संधि कर ली थी, रोका क्या, सिर्फ संधि की थी। संधि की वजह से शिवाजी रुक गए थे। दरबार में कवि बिहारी, ये बिहारी शब्द से ही रचना है, कवि बिहारी की, ये दरबारी थे और जयसिंह ने अनेक भाषाएं सीखी थी। मिर्जा राजा जयसिंह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उसके बाद में सवाई जयसिंह है, 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक का जो काल है वो सवाई जयसिंह का। इनकी उपाधि सवाई औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को दी गई थी। 1708 ईस्वी में समझौता यानी कि देबारी हुआ था। 1734 ईस्वी में हुर्रा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध किया गया था 1734 ईस्वी में। इससे हुर्रा सम्मेलन से बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1734 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध हुआ था जो असफल रहा था। और जयपुर नगर की स्थापना इन्होंने की थी 1727 ईस्वी में, जिसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। वेधशालाओं में 5 वेधशालाएं और जंतर मंत्र, जिन्होंने 5 जंतर मंत्र या वेधशालाएं बनाई थी भारत में, इसमें एक तो दिल्ली में, एक मथुरा, एक बनारस, उज्जैन और एक जयपुर। जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला यानी कि जंतर मंत्र आप कहते हैं। ये पांचों आपको याद रखनी है। नजीज मोहम्मद शाही सारनी जयसिंह कारिका, ये इनकी साहित्य रचना है।
अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था, सती प्रथा और विधवा विवाह पर सुधार इन्होंने किया था, जयबान तोप का भी निर्माण इन्होंने की, इन्हीं के काल की है। जो जयबान तोप सबसे बड़ी तोप है, भाई जय सिंह के काल की है। उसके बाद में भाटी राजवंश और जाट सत्ता। जैसलमेर की भाटी देखिए, चंद्रवंशी जो यादव थे संस्थापक थे ये, और भाटी जैसल भाटी ढाई साके इनके काल में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी 1295 ईस्वी में जब आक्रमण किया उसमें एक शाखा हुआ, फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ, और अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में लूणकरण बनाम अमीर अली युद्ध के समय वीरों ने केसरिया किया और जीत गए। जौहर नहीं हुआ, सिर्फ जौहर नहीं हुआ, केसरिया किया, यानी कि वीरगति को प्राप्त हो गए और जीत गए थे। ये ढाई साके उसमें हुए थे। और भरतपुर का जाट राजवंश में उत्पत्ति गोकुल और राजाराम का विद्रोह है। औरंगजेब के विरुद्ध ये गोकुल और राजाराम का विद्रोह हुआ था, उसमें भरतपुर जाट राजवंश का उदय हुआ। चूड़ामन ये 1695 से लेकर के 1721 ईस्वी तक ये संस्थापक है भरतपुर जाट राजवंश के। चूड़ामन खून का किला इन्होंने बनाया था। उसके बाद में बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी, उनकी उपाधि ब्रजराज जयसिंह द्वितीय द्वारा इनको दी गई थी, ब्रजराज की उपाधि। और डीग के जल महल और कुम्हेर वेर के किले इन्होंने बनाए थे, जिसने बदन सिंह ने। इसके बाद देखिए महाराजा सूरजमल और अन्य राजवंशों में महाराजा सूरजमल है वो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक रहे। उपनाम जाटों का प्लेटो या अफलातून, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाराजा सूरजमल, जाटों का प्लेटो या अफलातून, भरतपुर को राजधानी बनाया था महाराजा सूरजमल ने। पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, मराठों का साथ छोड़ा, यानी कि सदाशिव राव भाऊ के व्यवहार के कारण इन्होंने मराठों का साथ छोड़ा था। बाद में मराठा शरणार्थियों की मदद भी महाराजा सूरजमल ने की थी। 1763 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। नजीब खान यानी कि रुहेला के नजीब खान के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। करौली के यादव देखिए, अब विजयपाल 1040 ईस्वी इन्हें करौली बसाया था। अर्जुन पाल ने करौली बसाया, विजयपाल और ने स्थापना की। मदन मोहन जी का मंदिर गोपाल पाल का निर्माण करवाया। और आबू के परमारों में धारा वर्ष 1163 से लेकर के 1219 ईस्वी सोलंकी अधीनता त्यागी थी आबू के परमारों ने, धारा वर्ष ने। राजस्थान में मराठा प्रवेश में देखिए बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटा करके दलेर सिंह को राजा बनाया था। सवाई जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटा करके दलेर सिंह को राजा बनाया था। और बुद्ध सिंह की रानी अमर कुंवर ने मल्हार राव होलकर या राणोजी सिंधिया को राखी भेजी थी, युद्ध में सहायता के लिए इनको राखी भेजी। मल्हार राव होलकर को बुद्ध सिंह की रानी ने, का नाम था अमर कुंवर। और 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मराठों का बूंदी पर आक्रमण होता है। में राजस्थान की राजनीति में मराठों का ये प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है। कब हुआ आक्रमण? 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को। उसके बाद में हमने पढ़ा था हुरडा सम्मेलन, जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। जैसे क्या था कि मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता स्थापित करना, यानी कि मराठों को है वो राजपूत एरिया में घुसने नहीं देना। अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने, जो मेवाड़ से थे। उपस्थित भाई जय सिंह, अभय सिंह आदि जो कुछ राजाएं थे उपस्थित हुए। समझौता हुआ, रामपुरा में मिलना तय हुआ आगे। लेकिन अब देखिए जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में 1708 ईस्वी के समझौते के अनुसार चंद्र कुंवर का पुत्र है वो राजा बनना था, यानी एक समझौता हुआ था। 1708 ईस्वी के अनुसार समझौता हुआ जिसमें चंद्र कुंवर का जो पुत्र है वो राजा बनना था। विवाद ईश्वरी सिंह जो बड़ा पुत्र था और माधो सिंह के बीच, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में ये विवाद हुआ। और उसके बाद में राजमहल का युद्ध होता है दोनों के बीच 1747 ईस्वी में, जिसमें ईश्वरी सिंह है वो विजय रहता है माधो सिंह को हरा करके। और बगरू का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में, जिसमें माधो सिंह है और मराठा ये विजय होते हैं, जिसमें से ईश्वरी सिंह ने इनको 4 परगने दिए थे। यानी माधो सिंह और मराठा दोनों मिलकर के ईश्वरी सिंह पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, जिसमें ईश्वरी सिंह की हार होती है और जिसमें ईश्वरी सिंह को 4 परगने देने पड़ते हैं। के बाद में दुखद अंत 1750 ईस्वी में,
यानी कि मराठों का धन न चुका पाने के कारण ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी। माधो सिंह राजा बने और उसके बाद में 1751 ईस्वी में जयपुर में मराठों का कत्लेआम किया गया। 4000 मराठा मारे गए थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखिए तुंगा पाटन और कृष्णा कुमारी, जिसमें मराठा राजपूत संघर्ष में देखिए तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी में। प्रताप सिंह और विजय सिंह दोनों ने, यानी कि जोधपुर से थे, विजय सिंह ने महादजी सिंधिया को हराया था, दोनों ने मिलकर के। पाटन का युद्ध 1790 में हुआ था मराठों, जिसमें डी बोइगेन ने राजपूतों को हराया था। कृष्णा कुमारी विवाद 1810 में हुआ था। मेवाड़ की राजकुमारी भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और जयपुर जगत सिंह और जोधपुर मान सिंह के बीच ये विवाद होता है। किस किस के बीच में? जोधपुर के मान सिंह और जयपुर की जगत सिंह के बीच में अमीर खां पिंडारी का इसमें हस्तक्षेप होता है, और कृष्णा कुमारी को जहर देकर के युद्ध ये रोका गया था। कृष्णा कुमारी ये विवाद था। जोधपुर उत्तराधिकार में राम सिंह बनाम बख्त सिंह मराठा हस्तक्षेप होता है। ये मराठों का हस्तक्षेप यहाँ से स्टार्ट होता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था, मराठों ने भी किया था। और 1756 की संधि और निष्कर्ष देखिए। संधि की शर्तें 1756 में अजमेर और गढ़ बिठली मराठों को मिले। युद्ध हर्जाना यानी कि 50 लाख विजय सिंह देगा। अब यहाँ देखिए जो ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी, ये धन न चुका पाने के कारण की थी। और यहाँ पे युद्ध का हर्जाना 50 लाख यानी कि विजय सिंह देगा। वार्षिक कर 1.5 लाख रुपए है वो मराठों को मिलेंगे। जोधपुर और नागौर पर विजय सिंह का अधिकार है वो माना गया। आर्थिक प्रभाव पिंडारियों और मराठों की लूटमार से राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो जर्जर हो गई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान अध्ययन का जो पहला अध्याय है वो हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे, अध्याय फर्स्ट, और ये पार्ट 5वां था। अगले जो छठा पार्ट होगा उसमें जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जितने भी बनेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा है वो वीडियो को शेयर करें। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न में देख लीजिए। कालीबंगा कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ के अंदर। अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? चंद्र बरदाई ने। पद्मिनी किसकी रानी थी? तो रतन सिंह की। पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासक को कब हराया? 1182 ईस्वी को। तो ये महत्वपूर्ण जो राजस्थान अध्ययन की सीरीज थी हमारी, में पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया है। अब अगले उसके जो महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज बनने वाले हैं वो आपको अगली क्लास में प्राप्त हो जाएंगे। लाइव टेस्ट रहेगा आपका, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।